जोहार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल झारखंड एसएम इग्नाइट में स्वागत है, जहां पढ़ाई होती है दिल से और तैयारी होती है नेक्स्ट लेवल। आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि आदिवासियों की पहचान, उनके अधिकार और उनकी ज़मीन की हिफाजत की कहानी है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं CNT एक्ट 1908 की। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्ट की धाराएं नहीं पढ़ने वाले बल्कि जानने वाले हैं इसका असली बैकग्राउंड, वो कहानी, वो संघर्ष, वो दर्द। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन पता नहीं क्यों टीचर इसे बहुत ही हार्ड, कॉम्प्लेक्स और बोरिंग बना देते हैं। आप मेरे स्टाइल में पढ़ो, आपको ये टॉपिक पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट, लेट गेट स्टार्टेड। देखो, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है वो 1908 में आया है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये पूछता है कि CNT एक्ट कब आया है, SPT एक्ट कब आया है। सबसे पहले हम CNT जान लेते हैं, छोटा नागपुर एरिया होता क्या है। तो देखो, ये झारखंड है, ठीक है। ये संथाल परगना है। ये 6 प्लेस जो है उसको संथाल परगना बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी जगह है उसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर एरिया, ठीक है। तो इसके बारे में, इसके लैंड, इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जब ब्रिटिशर लोग नहीं आए थे तो ये लोग देख रहे हो कितने खुशी से रह रहे, बहुत ही खुश थे। मुंडा हो गया, ओराव हो गया संथाली, ये बहुत ही हैप्पीली रह रहे थे। ये लोग कम्युनिटी ओन लैंड पे रहते थे। मतलब मुंडा का एक सब मिलजुल करके एक ज़मीन रखते थे और उस ज़मीन पे खेती करते थे मिलजुल करके। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था कि ये मेरा ज़मीन है, ये उसका ज़मीन है, ऐसा कुछ नहीं था ब्रिटिश के आने के पहले। लेकिन जैसे ब्रिटिश आए सब रोना शुरू कर दिया। अब रो क्यों रहे? कि वो लोग लेके आए जमींदारी सिस्टम। कौन सा जमींदारी सिस्टम? द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, द फेमस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जो कि 1793 में लाए थे। कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसमें जो है वो लैंड जो है वो ओनर ऑन द पेपर। अब कोई लैंड है, वो लोग पेपर में बोलते थे ये मेरा ज़मीन है, यहाँ से हम लगान वसूल कर रहे हैं। तो ये लोग पेपर में ओनर बनना शुरू हो गए। जो मनी लेंडर थे, लैंडलॉर्ड थे, एजेंट्स थे, वो डर्टी ट्रिक्स खेल रहे थे। टैक्सेस हो गया, लीगल ट्रिक्स लगा करके, कुछ भी करके ज़मीन हड़प लेते थे। जब समझ लो कि एक लैंड है, उस पर बोलते थे कि मेरा फसल नहीं हुआ, किसान लोग जाके लोन लेते थे। तो साहूकार लोग क्या करते थे, उन्हें बड़े बड़े बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में लोन देते थे। जब वो किसान वो लोन चुका नहीं पाते थे तो वो लोग वो ज़मीन को हड़प लेते थे, ठीक है। जब ये सब हो रहा था तो ट्राइबल्स लोग पढ़े लिखे उतने नहीं थे। उन्हें लीगल टर्म, लीगैलिटी नहीं समझ में आती थी। उन्हें बस एक चीज़ पता था कि उनके लैंड को छीना जा रहा है। अब इसीलिए वो लोग एक फेमस रिवोल्ट लड़ते हैं, द कोल रिबेलियन। कब लड़ा जाता है? 1831-32। ये सारा रिवोल्ट का एक सीरीज में बना के लेके आऊँगी, जिसमें सारे रिवोल्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगी। इसमें क्या होता है कि ट्राइबल्स लोग हैं जो उनके लैंड को छीना गया था, उसके अगेंस्ट ये लोग रिवोल्ट करते हैं। ये लोग लैंडलॉर्ड और ब्रिटिशर को अटैक करके करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर लोग आते हैं अपने ट्रुप्स को लेकर के और ये रिवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं। लेकिन ये जो रिवोल्ट है ना, वो ब्रिटिशर को अंदर से हिला देते हैं। अरे, ये लोग भी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अब हमें तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो वो लोग बोलते हैं चलो इन्हें चुप करने के लिए एक छोटा सा कैंडी दे देते हैं। जब एक बच्चा रोता है, वो बोलता है पापा उसको बड़ा चॉकलेट चाहिए, लेकिन पापा बोलते हैं बेटा अभी पैसा नहीं है, छोटा सा चॉकलेट ले लो, एक कैंडी ले लो। तो इसी तरह ये ब्रिटिशर लोग एक छोटा सा लॉलीपॉप दे देते हैं। और ये क्या है? लॉलीपॉप 1879 में आता है। ये लॉ का नाम है CNT लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट 1879। ये क्या करता है? ट्राइबल को कंट्रोल करता है। उसके जो मतलब जो जितने भी लॉस लैंड है ना, उस पर उन्हें फिर से कंट्रोल करने का फिर से राइट दिया जाता है, थोड़ा बहुत काइंड ऑफ। लेकिन ये बहुत ही वीक लॉ था, इनफेक्टिव था। अभी भी जो दिकूज लोग थे ना, जो आउटसाइडर थे, या तो ब्रिटिशर हो गए या तो जमींदार हो गए, ये लोग इन लोग के लैंड को ले रहे थे बेवकूफ़ बना बना करके। फिर आता है हमारा द बंगाल टेनेंसी एक्ट। एक्चुअली जो बंगाल था वो अभी का झारखंड हो गया, बिहार हो गया और बंगाल, ये तीनों को मिला करके एक एरिया जो बनता था उसे हम लोग बोलते थे बंगाल। तो जो बंगाल है वहाँ पे भी जो फार्मर लोग हैं वो इशू फेस कर रहे थे उन्हें। लेकिन इस राइट के तहत उनके राइट को प्रोटेक्ट किया गया। तो उन्हें लगा कि ट्राइबल के लैंड और कस्टम, लेकिन ये ट्राइबल के लिए नहीं बना था। ट्राइबल के लिए अभी भी एक स्पेशल लॉ की ज़रूरत थी। फिर एक जो CNT एक्ट है ना, उसके हीरो फादर आते हैं जिसका नाम था हॉफमैन। ये जर्मन मिशनरी, जर्मन से आते हैं, ठीक है। ये लोग आते हैं और ये लोग ना मुंडा के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुंडा के साथ रहते रहते इन्हें रियलाइज़ होता है कि इनका कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है।
ब्रिटिशर लोग इन्हें भर भर के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, काइंड हार्टेड थे। ये लीगली लड़ना क्या सोचे, ये कोई वीपन नहीं यूज़ किए, बट अपना आइडिया, अपना नॉलेज और लॉ यूज़ करके ये लड़ाई लड़ने की कोशिश किए। इसके बीच में एक द फेमस रिवोल्ट होता है, द बिरसा मुंडा रिवोल्ट। ये जो है 1895-1900 के बीच में होता है। ये बहुत ही यंग पॉपुलेशन में मुंडा लड़ रहा, जो बिरसा मुंडा है वो बहुत ही छोटा एज का था जब ये लड़ाई लड़ना शुरू किया था। वो एक मैसेज देता है, सुनो सुनो सुनो, रिटर्न आवर लैंड, फॉरेस्ट एंड आइडेंटिटी, बिकॉज ही साव कि कैसे दिकूज लोग वो लोग के लैंड को छीन रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे लैंड को रिटर्न करो, फॉरेस्ट को रिटर्न करो, क्योंकि ये हमारा पहचान है। वाई इट स्नैचिंग द मेरी पहचान आप मुझसे क्यों छीन रहे हो। तो वो लोग एक नारा देते हैं, अबवा दिसुम अबवा राज, हमारा देश हमारी राज चलेगी। आप कौन होते हैं मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने वाले। तो इसी रिवोल्ट को हम लोग उलगुलान मूवमेंट भी बोलते हैं। तो बिरसा क्या बन गए, इन लोग के एक फादर फिगर, एक सिंबॉलिक फिगर बन गए। हाँ, हमें इनके बात पे चलना है, ये बात सही तो कर रहा है, ये क्या गलत बोल रहा है। तो ये लोग सब इनको फॉलो करने लगे। मीनवाइल जो हॉफमैन थे वो अपने प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ये आप देखोगे तो बिरसा मुंडा को कुचल दिया जाता है, बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया जाता है और फिर बिरसा मुंडा मर जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट ब्रिटिशर पे छोड़ के जाते हैं। मीनवाइल अगर हम लोग बैकग्राउंड जाने हॉफमैन की कहानी, तो हॉफमैन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है। ये काउंसिल एक्ट अगर मैं जीएस पढ़ाई तो पॉलिटी सेक्शन में मैं सारे एक्ट के बारे में बताऊंगी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या होता है ना, एक छोटा सा खिड़की खुलता है जिसमें कि इंडियंस लोग को पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, इंडिया वॉइस। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं हॉफमैन, और वो वहाँ प्रपोज करते कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ की ज़रूरत है ताकि ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्शन मिल सके। फाइनली बहुत ही ये के बाद एक ड्राफ्ट किया जाता है 1903 में, सीएनटी का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन बहुत समय लड़ने, पार्लियामेंट में बहस करने के बाद एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है, एक एक्ट को इनैक्ट किया जाता है जिसका नाम है सीएनटी एक्ट 1908। ये कब पास हुआ था? 11 नवंबर 1908 को। इस एक्ट का नाम क्या है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। और ये क्या कर रहा है, ये ट्राइबल लैंड है ना उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि कोई इंसान उसके लैंड को खरीद ना सके, कोई बाहर आके उसके आउटसाइडर उसके लैंड को छीन ना सके। अब सीएनटी एक्ट क्या बोलता है कि कोई सेल नहीं होगा, हम किसी को लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं जब तक अगर डीसी परमिशन नहीं देगा। मान लो एक ट्राइबल है, उसको पीने का शौक है, वो दारू पी रहा है, वो अपना लैंड किसी तरह करके बेच दे रहा है, तो ये तभी बेच पाएगा जब इसको डीसी परमिशन देगा कि हाँ आप जाके ये लैंड बेच सकते हो। और वो तभी खरीद सकता है जब डीसी का परमिशन होगा। मतलब डीसी को गॉड फादर बना दिया ये लोग का। लैंड कैन ओनली बी ट्रांसफर विद इन ट्राइबल्स। अब एक ट्राइबल लैंड है, एक आदिवासी लोग अपने लैंड आदिवासी को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी और को नहीं। और अगर लैंड कोई फ्रॉड से ले रहा है तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लॉ और आता है जिसका नाम है बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969। इसमें ना सेक्शन 71A को ऐड किया जाता है। इसमें क्या बताता है कि ट्राइबल, अगर मान लो कोई इंसान गलती से या फिर फ्रॉडली इस लैंड को कब्जा लिया है, नॉन ट्राइबल है, वो गलती से इस लैंड को कब्जा लिया है, तो उस लैंड को ये ट्राइबल दोबारा ले सकता है। वो अप्लाई कर सकता है इस लैंड को रेस्टोरेशन के लिए कि हाँ ये लैंड इसको दोबारा मिल जाए, इसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो दिस इज़ द वन ऑफ दी दैट एक्ट दैट उसको और पावर दे दिया। किसको दे दिया? ट्राइबल्स लोग को। अब बोलोगे मैम ये क्यों पढ़ा रहे, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ इससे आप बैकग्राउंड समझ पा रहे हो कि क्या हुआ, रियल कहानी क्या थी। ठीक है, अभी भी ये सीएनटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके कल्चर, आइडेंटिटी और लैंड को प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइडर को इसके लैंड को ग्रैब करने से रोकता है, और ये अभी भी झारखंड में लागू है। अब इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद बस आपको इतना ही चीज़ रिमेंबर करना है, बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है कि सीएनटी लैंड एंड टेनेंसी टेन्योर एक्ट कब आया था, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था, सीएनटी एक्ट कब आया था, एंड बिहार शेड्यूल एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया था। बस आपको यही रटना है। और इस एक्ट के तहत टोटल 2 शेड्यूल्स थे, 79 चैप्टर्स हैं एंड 271 सेक्शन है। ये सारा चीज़ मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी, आप इसे अच्छे से समझ लें।
जब मैं चैप्टर सेक्शन बताऊंगी तो आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहनी चाहिए कि क्या क्या हुआ था इस लॉ, इस एक्ट को आने के लिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। और हाँ, उन सभी दोस्तों को भेजें जो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं और अपना प्रिपरेशन इसीलिए नहीं शुरू कर पा रहे बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस, कोई प्रॉपर मेंटोर नहीं है। आप सभी उन बच्चों को भेजें ताकि सबका मदद हो सके। इस वीडियो को बनाने के पीछे मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें। तब तक के लिए बाय, जोहार।